अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ ख़ान। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है बहस है जिस पे आज हमने गुफ्तगू करनी है वो अख्तरुल ईमान की नज़म बाज़ आमद है। अख्तरुल ईमान ने ये नज़म एक मिन्ताज की तकनीक में लिखी है। मिन्ताज होती है ऐसी तकनीक जिसमें तेज़ रफ्तारी और तसलसल के साथ कई एक तस्वीर पेश की जाती हैं और ये तमाम तस्वीर किसी एक ख़याल की तरसील करती हैं। अख्तरुल ईमान ने अब ये जो तकनीक थी मिन्ताज की अपनी इस नज़म में इस्तेमाल की हुई है और ये नज़म 1962 ईस्वी में लिखी गई है और उनके मजमूआ कलाम बिन्ते लम्हात में शामिल है। इस नज़म में कई एक तस्वीर को शामिल किया गया है। इस नज़म में जो पहली तस्वीर है वो बहार की मंजर कशी है। बहार की आमद पे फूल खिले हुए हैं और तितलियां उन पर नाचती हुई एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं। तितलियों का यूं एक फूल से दूसरे फूल पर जाना ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई बात राजदारी की से उनके कान में बतानी हो और उनकी ये बात सुनकर वह फूल हंस पड़ता है। अगली तस्वीर में शायर ने बहार के मंजर को आगे बढ़ाते हुए जो तस्वीर पेश की है उसके मुताबिक धूप में हरगिज़ तेज़ी नहीं है और हवा का जो झोंका यूं महसूस होता है कि जैसे किसी बड़ी उम्र के महबूबा का मोहब्बत भरा हाथ जो मेरे शानों को यूं हिला रहा है कि जैसे मुझे नींद से जगा रहा हो। और आगे जो तीसरी तस्वीर पेश की है वह मौसम बहार से लुत्फ़ अंदोज़ होती हुई औरतों की तस्वीर है कि वो धूप में चरखे लिए बैठी हैं, कुछ ऊन काट रही हैं जबकि कुछ सिलाई कर रही हैं और उन अपने अपने कामों में वो मसरूफ़ हैं जैसे कि यही काम उनका असासा हो और वो एक दूसरे से बात करती हैं। कोई अपना किस्सा सुनाती है कि मेरी चूड़ियाँ कंखी तो मेरी सास भी बोली। किसी का कहना है कि उसे बड़ी चांदनी रास नहीं आती। कोई अपनी रात की बात हंस कर सुनाती है, कोई हर बात हंस कर सुना रही है। कोई कहती है महबूब से वसल की लज़्ज़त एक तकलीफ़दा अमल है, जबकि किसी का कहना है कि मैं उस वक्त बीमार होने का रूप धार लेती हूँ। लेकिन उनके शेह महल में फिर भी किसी का दखल हो जाता है लेकिन उनके शीश महल में फिर भी किसी का दखल हो जाता है जिस पे सब अपनी हंसी रोके कहती हैं कि उसे बाहर निकालो। उसके बाद शायर ने जमादात और नबातात पर बहार के असर को दिखाया है कि एक परिंदे किसी पेड़ की टहनी पर बैठा ज़मीन से आसमान की जानिब चहकता हुआ उड़ता जाता है जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से कोई गेंद फ़िज़ा में उछाल दिया हो। एक परिंदा शाख पर इस तरह खुशी से फुदक रहा है जैसे बहार की खुशी में कोई नाचता हो। फलदार दरख्त अपने ही बोझ से यूं झुके हुए हैं कि जैसे किसी नाज़नी ने मेहंदी से पीले किए हाथ झुका रखे हों। कोयलें कूक रही हैं, जामुन और आमों पे भी बहार आई हुई है। हर तरफ यकजाई का राग कूक रहा है। नीम के पेड़ों में झूले डले हुए हैं और लड़कियां सावनी गीत गा रही हैं जिसकी आवाज़ से सारी बस्ती गूंज उठी है। मैं कभी एक और कभी दूसरे झूले के करीब जाता हूँ। यहाँ पे सब मौजूद हैं लेकिन एक चेहरा कम है, यानी बस वो मौजूद नहीं है। शायर कहता है कि आखिर में आगे बढ़कर किसी से पूछ लेता हूँ कि आज हबीबा नहीं आई है। सब लड़कियां ये नाम सुनकर खुलखुलाकर हंसने लगती हैं और कहती हैं कि यूँ महसूस होता है कि जैसे ये अभी तक ख्वाब में है। दूसरी कहती है कि पगली, ये कोई ख्वाब नहीं है बल्कि ये शहर से आया है। इनमें से एक चंबेली निमा लड़की ने कहा कि इसकी बहुत ठाठ से बारात आई थी। दीपा बोली कि उसकी बारात के साथ बैंड बाजा भी था और दुल्हन पर बहुत बहस हुई। शायर कहता है कि सब ही कुछ ना कुछ कहती रहीं लेकिन मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ये नदी अब भी बहती है जिससे ये सारी बस्ती जुड़ी हुई है, तो चंबेली ने कहा कि क्यों नहीं बहती। मैंने उसके किनारे बरगद के पेड़ का पूछा तो कहने लगी कि वो तो अब भी यूं ही कायम है। शायर कहता है कि हबीबा जब कभी मुझसे वादा करके मिलने ना आती थी तो मैं इसी नदी में जाकर अपनी आंखें धोता था और इसी बरगद के पेड़ की घनी छाँव में सो जाया करता था। शायर कहता है कि कई माह साल आकर गुजर जाते हैं, फसलें पक कर कट जाती हैं, इस मौका पर भी नहीं रोता है। लोहे को अगर हल्का तर हल्का गर्म करके ना डाला जाए तो कोई भी जंजीर नहीं बन सकती। इसी तरह ज़िंदगी का ये सिलसिला भी जारी नहीं रह सकता।
یہ تصویر پھر سے شاعر کی محبوبہ کا عکس لیے ہے۔ چھوٹی سی گلی میں بچوں کی بھیڑ ہے۔ اس کی پھینکی ہوئی گیند جب مجھے آ کر لگی تو میں نے اسے جا پکڑا، مگر اس کی شکل دیکھی بالی تھی۔ ایک رمضانی نامی قصائی نے بتایا کہ یہ حبیبہ کا بچہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی بولی صورت پہ مجھے ہنسی آ گئی، وہ بھی ہنسنے لگا، اور یوں ہم دونوں تا دیر ہنستے رہے۔ نظم کی اس آخری تصویر میں شاعر پہلی تصویر کے بہار کے منظر کو پھر سے دہراتا ہے، یعنی بہار کی آمد پہ پھول کھلے ہوئے ہیں اور تتلیاں ان پر ناچتی ہوئی ایک پھول سے دوسرے پھول پر جا رہی ہیں۔ تتلیوں کا یوں ایک پھول سے دوسرے پھول پر جانا ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی بات رازداری سے ان کے کان میں بتانی ہو، اور ان کی یہ بات سن کر پھول ہنس پڑتا ہے۔ یہ تھا اختر الایمان کی نظم باز آمد کا خلاصہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔